आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस। मैं हूं आसिम मलिक। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर काजी अशरफ की, जो कि नगर नशस्त के आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से आज यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज सर्विस में। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, क्या सोच के आप इस सियासत में आए हैं? अच्छा। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सियासत में इसलिए आया हूँ। देखिए, मेरा जो करियर की तरफ अगर आप देखेंगे, डॉक्टर, मैं तो एक ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ बहुत सालों से। तो उसने मेरा प्रोफेशन है उस पर उसका ज़्यादा असर नहीं रहा, उससे मेरे प्रोफेशन में कोई ये नहीं हुआ। उसके बाद मैं राइटर भी हूँ, बहुत किताबें मैंने लिखी हैं, और रिसेंटली मैंने जो किताब लिखी है उसमें तो मुझे 3 साल लगे, 3.5 साल। तो वो भी मैंने मैनेज किया, उससे मेरा करियर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इस वक्त जो मैं इसमें आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो करियर पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। मुझे नहीं लगता इससे मेरे जो एक्चुअल प्रोफेशन में तो बाय हार्ट में डॉक्टर हूँ, उस पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों आ गया सियासत में, उसकी वजूहात सिंपल है। देखिए, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस माहौल में पला बड़ा हूँ, इस माहौल को बहुत खूबी से जानता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन पर तो बहुत बहुत तकलीफ हमने देख ली है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा यूथ है और जो कमिंग जनरेशन है, उनको भी ऐसा ना भुगतना पड़े जो हमने भुगता है। तो इसलिए मैं ये एक आवाज़ लेके आया हूँ कि ये जो एजुकेटेड क्लास है, जो एक साइलेंट मेजॉरिटी बन के बैठा है, ठीक है, मैं उनको ये बात बोलने के लिए आया हूँ कि आपके लिए वक्त आ गया है। ये इलेक्शन जो है, ये एक रेफरेंडम की तरह है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट हमारी फ्यूचर हिस्ट्री का बनेगा। तो इसलिए मैं उनको ये आवाज़ देने के लिए आया हूँ कि आप आइए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आपका हिस्सा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, यहाँ पर रीजनल पार्टीज भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या और भी अन्य जमातें, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? नहीं, उनके साथ तो वो तो उनका एक अपना मंशूर है, उनका एक अपना तरीका है। उन्होंने अभी तक जो किया है वो मेरे ख्याल में उसका कोई बेसिस नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि देखिए, ये जब पीडीपी की हुकूमत थी, उस वक्त ये पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो वो तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो प्लानिंग है उनकी बात करने का, नेगोशिएशन करने का, वो फॉल्टी है। मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ। देखिए, आप 2018 की अगर आप बात करेंगे, उसके बाद तो ज़्यादा ही बड़ा हुआ एदाद-ओ-शुमार। 2018 में कश्मीर से, मैं जम्मू कश्मीर की कश्मीर से कम से कम 10,000 बच्चे बाहर डोनेशन देके पढ़ने के लिए जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप 10,000 बच्चों को देखेंगे, वो 45 लाख तो पर बच्चा एडमिशन का फीस देता है, ठीक है। और उसके बाद उधर रहने सहने का खर्चा, उसमें भी तो कम से कम 10-15 लाख तो आएंगी 5 साल की खर्चा। तो ये कुल मिला के आप 25,000 अवसर रख लीजिए। अब 50 लाख और 10,000 बच्चे, ये कितना हो गया? ये हो गया, आप इसको लगा दीजिए ज़रा, तो उसको आप फिल नहीं कर पाओगे। ये अब 5,000 करोड़ रुपए की कैश है, जो कैश यहाँ से निकलता है और बांग्लादेश में जाता है और बाकी कंट्रीज में जाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 30 साल से हो रहा है। आप देखिए कितना कैश आउटफ्लो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये जो अपने जो पार्टीज हैं, ये जो अपने जो अपने आप को हुक्मरान बोलते हैं, उनका तो कोई इकोनॉमिक सेंस है ही नहीं। इकोनॉमिक्स के बारे में वो जानते नहीं है। ये बोलते हैं हम पावर की बिजली बढ़ाएंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट में कहाँ से बनाएंगे, इनके पास पैसा कहाँ है? पैसा तो सारा बाहर जाता है। ये तो एक मिसाल है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, लेट्स फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, उसका नहीं, इकोनॉमी की बात छोड़ दीजिए। बांग्लादेश का जो एरिया है वो कितना, 148,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कुल मिला के कितना था, 101,000 स्क्वायर किलोमीटर। वो हमसे ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब आप बांग्लादेश में देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, 83 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 16 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल, बाकी सब प्राइवेट है, ठीक है। कितना उनका इकोनॉमिक बूम हुआ है। यहाँ पर कितने आपके मेडिकल कॉलेज हैं? यहाँ पर तो एक ही मेडिकल कॉलेज है, जम्मू में यहाँ पर 2 है, जेवीसी और ये मेडिकल कॉलेज, जम्मू में 2 और है। बाकी जो मेडिकल कॉलेज है वो तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उनको उन्होंने लेबल लगा दिया मेडिकल कॉलेज। उससे तो बारामूला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रातों रात नहीं बन सकता है लेबल लगाने से, या कुपवारा का मेडिकल कॉलेज वो रातों रात लेबल लगाने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन गया।
आपको ये करना था। अगर आप इतने साल यहाँ पर बैठे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, आप में ये इकोनॉमिक्स सोच होना चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, किसी को इकोनॉमिक्स के बारे में पता ही नहीं है। इन अभी तक जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उसमें तो एक ही था बंदा जिसको जो इकोनॉमिक्स में बोल रहा, वो भी उसका भी तो डायरेक्शन बिल्कुल अजीब जैसा था। वो बोल रहा था मैं पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाऊंगा। कैसे लाएगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए हैं तो आपका ये क्या मतलब, तेरा हो गया मेरा, मेरा हो गया है, ये ऐसी बात है ना? तो ऐसा नहीं चलता है। इसमें एक माइंडसेट होना चाहिए, नेगोशिएशन करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको परचेजिंग कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ाओगे? ये सवालात देख के मैं इस वक्त आया हूँ लोगों को बताने के लिए। देखिए, ये जो हमारे लोग हैं, ये जो पार्टीज है, इनका जो मंशूर है वो फॉल्टी है। आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर तो काफी वो होलिस्टिक है। मेरा मंशूर काफी होलिस्टिक है, लेकिन मैं आपको 3-4 पॉइंट में जो पार्लियामेंट के लिए मेरा मंशूर है, जो पार्लियामेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है 35A। देखिए, पूरे 75 साल से 35A पर कभी भी पार्लियामेंट में एक सवाल भी नहीं उठा है। डिस्कशन की बात छोड़ दीजिए, बहस की बात, बिल की बात छोड़ दीजिए। क्या कर रहे थे ये? 35A अभी तक 370 के साथ मुंसलिक था। 370 गया, 35A खुद ब खुद गया। 11 रियासतों में तो 371 है, 35A लगा हुआ है। तो इसके बारे में पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, क्वेश्चन उठना चाहिए, इसमें डिस्कशन होना चाहिए। और जो भी पार्लियामेंट मेंबर यहां से बन के जाएगा उसके लिए लाजमी बनता है, उनको ऐसी बातों पर बहस करनी चाहिए थी। 75 साल। सर ये मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं आप हमें पार्लियामेंट में जो हम आर्टिकल 370 और 35 को वापस लाएंगे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, आर्टिकल 370 के बारे में यही तो प्रॉब्लम है। ये हमको, ये देखो, हम तो पढ़े लिखे, यहाँ का यूथ पढ़ा लिखा है। ये पढ़े लिखे यूथ को भी एकदम अजीब की बातें बोल के उनको एकदम वर्गलाते हैं। 370 का मैंने बार बार इसको क्लियर किया है। 370 Article 370 has never been a special provision for the state of Jammu and Kashmir. It has always been a special provision for the government of India, central government, for the government of India. ये मैंने अच्छी तरह बाकी इंटरव्यू में भी ये किया है, एक्सप्लेन किया, लोगों को बताया है। ठीक है, हमारे लिए जो इशू है वो 35A है, और 35A मीन्स 371। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाना चाहिए था। उसके लिए 75 साल क्या कर रहे थे? कौन पार्लियामेंट मेंबर इस बात के बारे में बात किया है? अब 35A चला गया, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं 370 को करना क्या है? 370 को क्या, इनको ब्लू आइड बॉयज, ये तो हमेशा ब्लू आइड रहे हैं सेंटर के सामने, तो ये उस चीज को, ये तो 370 का मतलब और फायदा इनको है, ताकि सेंटर के साथ इनका डायरेक्ट ये रहे, चैनल रहे, कि बाकी इलेक्शन यहाँ अच्छे हो, खराब हो, रिगिंग हो, कुछ भी हो, तो हुकूमत तो बन जाएगी। ठीक है, वो 370 का मतलब है। मैं तो इसको कैटेगोरिकली रिफ्यूट करता हूँ। ठीक है, 370 का मतलब कतई ये नहीं था कि ये एक स्पेशल स्टेटस है हमारे स्टेट के लिए, हमारे लोगों के लिए। ये स्पेशल स्टेटस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बाज़ाब्ता प्राइवेट लेटर में ये नेहरू को आगाह किया है उस वक्त कि आप गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, 370 इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये तो एकदम डिक्टेटोरियल स्टेट बनाना चाहते हो आप। ठीक है, इसमें तो डेमोक्रेसी, ये तो डेमोक्रेसी का कत्ल है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त 1948 में बताया है। ठीक है, तो ये है इसका बैकग्राउंड 370 का। 370 को आप छोड़ दीजिए, उसके साथ हमको अपनी जमीनों की, अपनी रिजर्वेशन, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल। देखिए, कल को कुछ होता है तो फिर क्या, मैं ये नहीं बोलता हूँ को हो जाएगा, कल को कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, 11 स्टेट्स में हम तो कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहे हैं ना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप चाहते हैं 371 इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसके लिए बात होनी। अब पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर अगर किसी स्टेट का होता है, उनका 371 है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहाँ है? नहीं है। हमारे पास 370 था, ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी नहीं, ये तो टेम्पररी आर्टिकल था। 35A को अभी तक आर्टिकल भी नहीं बनाया गया, 75 साल। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं फील्ड में, तो फीडबैक कैसा मिल रहा है आपको? नहीं, फीडबैक तो अच्छा ही मिल रहा है, सब लोग मेरी बात समझते हैं। देखो, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, बोलना कि भाई अपना हक इस्तेमाल करो, अपना हक ढूंढ लो, अपने हक के लिए बात करो। ठीक है,
तो उसके लिए तो रेस्पॉन्स काफ़ी है। मैं वोट लेने के लिए मैदान में नहीं आया हूँ, ना मैं जीतने के लिए मैदान में आया हूँ। मेरा एक मिशन है, मैं लोगों को, जवानों को, बच्चों को, जो हमारी एज के, हमसे ज़्यादा एज के, उनको ये बोलने के लिए आ रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि देखिए आपका वोट जो है बहुत कीमती है, आपका वोट इस्तेमाल करो, अपना वोट इस्तेमाल करो, ठीक है, और अपना वोट इस्तेमाल करके उस आदमी को चुनो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी पॉलिटिशियन आप चुनोगे उसको आप रेस्पॉन्सिबल तभी बनाते हो जब उस पर उसको आप वोट दे दोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तयन करो, ठीक है। इनको चेक्स एंड, एक पॉलिटिशियन को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वोट डालें, आप अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करें जो आपको एक डेमोक्रेसी में जो आपको ताकत मिलता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहले हमें बाइकआउट देखने को मिल रहा था, जितने भी पिछले जो इलेक्शन हुई है प्रीवियस ईयर्स में, तो बाइकआउट यहाँ पर ट्रेंड चलता था। तो आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं शहर श्रीनगर के लोगों से, खुसूसन यूथ की? तो मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं ये हमेशा बोलता रहा हूँ कि जो बाइकआउट इज़ नॉट गुड, इट इज़ डेंजरस फॉर अस, इट इज़ डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर, राइट। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। अब क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, मैंने अपनी गेंद जो है वो मैंने पब्लिक की कोर्ट में डाल दी, ठीक है। और मैं इस बात में यकीन नहीं करता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर मैं तो एविडेंस पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। एविडेंस तब आएगी जब लोग सामने आएंगे, वोट डालेंगे, ठीक है। भले मेरे लिए तो वोट जरूरी नहीं है, मुझे वोट डाल दे, लेकिन वोट डालनी चाहिए, क्योंकि ये हक का है। देखो, अगर आप अपना हक छोड़ते हैं तो आप तो आप तो अगर रिलीजियसली आप देखेंगे आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना। क्यों आप हक छोड़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों को बाहर आना चाहिए, जो खासकर एजुकेटेड तबका है, जो साइलेंट मेजॉरिटी बन के बैठा है, उनको बाहर आना चाहिए। वो एक दिन का ही तो है, फिर क्या लाइन में भी लगना पड़ेगा, तो क्या उतना बड़ा कौन सा ये तूफान है, ठीक है। डॉक्टर साहब अपने चुनाव निशान के हवाले से बताइए, और क्या मैसेज रहेगी पूरी शहर श्रीनगर के लोगों से जो भी इस श्रीनगर पार्लियामेंट नशर से जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरा तो चुनावी निशान जो है वो दूरबीन है, डॉक्टर की दूरबीन है। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की दूरबीन मुझे असाइन हुआ है, और मेरी तो मैसेज 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। वो ये है, नंबर 1, 35A के लिए बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उसकी बहाली के लिए, यानी कि 371। दूसरी, जो कर्जा माफ़ी का हम अभियान चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसका उन्होंने मुझे एक लीडर के हिसाब से मुझे जो आज़ाद उम्मीदवार है हिंदुस्तान में, उन्होंने मुझे इस पर ये इत्तेफाकन मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है कि हमारी कोशिश रहेगी हमारे 10-15 आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में इस बात पर डिटेल बहस छिड़े कि ये जो छोटे लोग हैं, छोटे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, बेचारे रेड़े वाले हैं, छोटी छोटी जिनका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तक कर्जा है, उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए, ठीक है। उस पर इसके लिए तो वोट ज़रूरी है। जब तक वोट नहीं होगा तो इस पर बात कैसे होगी। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। क्योंकि आप देखिए, 15.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्जा माफ किया, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े कॉर्पोरेट्स का, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन छोटे जो हैं, जिनका छोटे कर्जे हैं, जिनका बिजनेस फेल हो गया, ऑटो वाले ने ऑटो ले लिया, उसका ऑटो फेल हो गया, नहीं चल रहा है, तो बेचारा तो मर गया, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो ड्रग एडिक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे माहौल में फैली है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि कम से कम 15 लाख बच्चे, एस्टिमेट है 15 लाख बच्चे इस वक्त ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं हमारे कश्मीर में, ठीक है। उसमें कम से कम 6 लाख बच्चियां हैं। ये आप देख लीजिए, ये अंदाजा करिए, ये क्या है। हम कहाँ रहेंगे 10 साल के बाद? अगर इसी तरह ट्रेंड चलेगी 10 साल के बाद क्या? ये देखिए, ये उस माँ बाप का आप देख लीजिए, आप उसकी जगह खड़ा हो जाइए, जिस माँ बाप का बच्चा एक डॉक्टर बनने के लिए वो उसको स्कूल में भेजता है, इंजीनियर बनने के लिए, एक बहुत बड़ा ये करने के लिए भेजता है, और उसको पता चलता है कि वो 10th में बच्चा आ जाता है, 11th में बच्चा आ जाता है, और उसको पता है, उस माँ बाप को पता चलता है कि बच्चा जो है ड्रग एडिक्ट बन गया है, ठीक है। उस पर क्या गुजरती होगी, ठीक है। ये बात तो पार्लियामेंट में उठनी चाहिए ना, ये तो पार्लियामेंट में उठने के लायक है। और जो भी, मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं कि जो भी पार्लियामेंट, जिसको भी ये वोट दें, और ख्याल करें कि उनको लाजमी ये बनना चाहिए कि उनको इस बात पर पार्लियामेंट में बहस उठाना चाहिए, और जोरदार बहस उठाना चाहिए। हमारी इस चीज को इस पर देखो, जब तक पार्लियामेंट से इस पर ये नहीं आता है, पार्लियामेंट में बिल नहीं पास है, हमारे पास लॉज हैं, लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन करना है, वो तो पार्लियामेंट से होगा। अच्छा, उसके बाद आप मान लीजिए, ये जो हमारा एनर्जी का मामला है, ठीक है, बिजली ये बोल रहे हैं कि
बिजली करेंगे, ऐसा करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई मतलब सर्विस सेक्टर यहाँ स्टार्ट करेंगे, किस पर स्टार्ट करेंगे आप? आपके पास एनर्जी है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास डेफिसिट 1100 मेगावाट डेफिसिट आपका है, ठीक है। यहाँ पर 13 ये जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, फिर भी आपका डेफिसिट है 1100 मेगावाट, और आप बोल रहे हैं हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। कहाँ से जनरेट करेंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। इनको पहले इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, उसके बाद इनको इलेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता हवा में बातें करेंगे। वो बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए एविडेंस होनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रक्चरल एविडेंस होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि किस तरह आपके पास एनर्जी पहले होनी चाहिए, ठीक है, और चीप एनर्जी होनी चाहिए। वो है आपके पास। अगर आप फ्रिज लगाएंगे वो आप पे चलेगा 24 घंटे अनइंटरप्टेड? नहीं चलता है। आप इंडस्ट्री लगाएंगे। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की आपने बात की है, आप उनके एक मेंबर है, तो आप ये बात उठाएंगे वहां पर जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से पार्लियामेंट में जाए? नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी उधर आएंगे 543 सीटों में से, ठीक है, वो कर्जा अभियान पर, कर्जा माफी पर बात होगी, ठीक है। वो तो हमारा कॉमन प्रोग्राम है, ठीक है। बाकी ये जो है ये तो हमारे कश्मीर स्पेसिफिक है, ये पॉइंट्स, इस पर तो बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। इस पर बात, इसमें तो डिबेट नहीं तो क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना, ये तो जरूरी है। और उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट मैं लोगों को बोलता हूं कि उन लोगों को इस बात पर जोर देना चाहिए, सब आवाम को जोर देना चाहिए, वोट डालना चाहिए और जोर देना चाहिए कि हम तो 30 साल टर्मोइल में चल रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए कश्मीर स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जरूरी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वेस्ट में है, ताकि लीडर्स पैदा हो। लीडर कैसे बनेंगे? लीडर तब बनेंगे जब हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, ठीक है। और बाहर जाके ये डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़ के, इस चीज को छोड़ के बाकी फील्ड्स में उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, क्योंकि हमको 30 साल से हम इकोनॉमिकली पीछे जा रहे हैं, एजुकेशनली पीछे जा रहे हैं, सोशली पीछे जा रहे हैं, पॉलिटिकली पीछे जा रहे हैं। हम कब आएंगे? हम कब उस स्टैंडर्ड पर आएंगे, कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड पर? लिहाजा हमको चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का होना चाहिए। हमारे बच्चे तो सिर्फ डोनेशन पर जाते हैं बाहर, ठीक है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर जानी चाहिए, कम से कम 20 से 30, मैं तो चाहूंगा 50 स्कॉलरशिप पर ईयर, ठीक है। कम से कम 20 स्कॉलरशिप तो होनी चाहिए हमारे बच्चों की, ताकि 10 साल में हमारे 200 लीडर बन के आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पर ये मेरी मैसेज है लोगों तक पहुंचाने की। तो लोगों को इस बात पर जोर देना चाहिए। केंद्र से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।